जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है। हम अपनी सीरीज़ में मॉडर्न इंडिया को कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, मैंने सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में बताई हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। तो आपने कई बार सुना होगा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो क्या वास्को डी गामा के आने से पहले इंडिया को कोई नहीं जानता था? और ये सब कंपनियां भारत क्यों आई थी, क्या इनका मकसद था? हम सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में, इनके सारे कारण क्यों आई थी, क्या मकसद था, इनके सारे कारणों को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। और मैं आपको हर एक चीज़ मैप के थ्रू दिखाऊंगा, मैप भी बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे व्यापार होता था पहले और ये लोग किस तरह से घूम के आए। ये सब आपको मैप में दिखाऊंगा। तो हमें इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा और थोड़ा सा यूरोप के इतिहास को भी समझना पड़ेगा, तभी हमें चीज़ें समझ में आएंगी। तो हमारे जिस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता का दौर चल रहा था, लगभग 2500 BC के आसपास का, उस टाइम ही भारत का व्यापार मिस्र वगैरह की सभ्यता से होता था। भारत दुनिया के और देशों से परिचित था। फिर उसके बाद जब राजवंशों का उदय हुआ तो आपने सुना होगा कि 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और सिकंदर यूरोप से था, तो इसका मतलब ये है कि यूरोप पहले से ही भारत से परिचित था। इसके अलावा आपने सुना होगा सिल्क रूट का नाम। सिल्क रूट जिसमें भारत का और चाइना वगैरह का व्यापार जो मिडिल ईस्ट और यूरोप वगैरह के देशों में हुआ करता था पहले से ही। आप मैप में देखिए, जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये स्थल मार्ग है, ज़मीनी रास्ता, जिस ज़मीन के थ्रू भारत मतलब व्यापार हुआ करता था भारत का अन्य देशों से। और जो ब्लू कलर में जो नज़र आ रहा है वो है समुद्री रास्ते, मतलब पानी के रास्ते भारत का व्यापार अन्य दुनिया के अन्य देशों से हुआ करता था। उसके बाद जब छठी शताब्दी में इस्लाम का उदय होने लगा, तो इस्लाम का जैसे ही मतलब एकदम से जन्म हुआ, उसके बाद वो बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैला। और मध्यकाल तक आते आते जो भारत का जो अरब सागर वाला क्षेत्र है, लाल सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर, इस जगह पर अरबी व्यापारी और अरबियों का बहुत प्रभुत्व हो गया था। मतलब एक तरीके से अगर पानी के थ्रू या फिर कोई भी व्यापार अगर पानी वाले रास्ते से करना होता था तो इनके परमिशन के बिना नहीं होता था। इन लोगों को टैक्स वगैरह पे करना पड़ता था, तभी होता था। तो मध्यकाल में भारत का व्यापार जो था वो अन्य दुनिया से 3 रास्तों से हुआ करता था मेनली, जिसमें से एक था ज़मीनी रास्ता और 2 थे पानी वाले रास्ते। आप पहले देखिए ज़मीनी रास्ता, मैप में देखिए आप। पहला रास्ता जो था वो भारत से फिर पाकिस्तान, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान, ईरान, इराक वगैरह होता हुआ फिर तुर्की के कस्तुनतुनिया वगैरह से गुजर के, उसके बाद, क्योंकि उस टाइम तो कस्तुनतुनिया जो था वो तुर्की के कब्ज़े में नहीं था, उस टाइम तो कस्तुनतुनिया यूरोप में लगता था। वहाँ से गुजर के व्यापार जो था वो यूरोप में जाया करता था। इसके अलावा एक दूसरा रास्ता था जो था समुद्री मार्ग। ये भी आप मैप में देखिए, ये कि भारत से चल के ओमान की खाड़ी से होता हुआ, फारस की खाड़ी, फिर मिडिल ईस्ट वगैरह से होता हुआ भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से ये जो सामान था भारत का, ये यूरोप में जाया करता था। इसके अलावा एक और रास्ता भी था भारत में, इस भारत से व्यापार होने का यूरोप में। तीसरा रास्ता था भारत से, ये भी भारत से ही शुरू होता था और हमारा अरब सागर से होता हुआ अदन की खाड़ी और लाल सागर वगैरह, और उसके बाद मिस्र के एलेक्जेंड्रिया, फिर मिस्र के एलेक्जेंड्रिया से भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से होता हुआ यूरोप में जाया करता था। इन 3 रास्तों के थ्रू भारत से यूरोप का व्यापार हुआ करता था। अब प्रॉब्लम क्या थी कि इन 3 रास्तों में एक तो ज़मीनी जो रास्ता था, उसमें वहाँ पे बहुत पहाड़ी एरिया वगैरह बहुत था, मतलब बहुत ही चलने वगैरह में, सामान ले जाने में प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। और जो पानी वाला रास्ता था वहाँ क्या था, एक तो प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे समुद्री डाकू वगैरह हुआ करते थे जो सामान को लूट लिया करते थे। दूसरा कारण ये था वहाँ पर कोहरा वगैरह ज़्यादा हुआ करता था, तो उस वजह से भी जहाज़ों को ले जाने में प्रॉब्लम आती। तो उस टाइम जहाज़ बहुत बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाले नहीं, बहुत ही छोटे छोटे जहाज़ हुआ करते थे। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण ये था कि जितने देशों से होकर सामान जाया करता था, उतनी ही जगह टैक्स देना पड़ता था। इससे व्यापार के सामान जो होता था वो यूरोप तक पहुँचते पहुँचते बहुत महंगा हो जाता था, क्योंकि हर जगह टैक्स देना पड़ता था, हर जगह से जिस देश से गुजरेंगे उस जगह से उनको टैक्स पे करना पड़ता था, इसलिए सामान यूरोप में बहुत महंगा हो जाया करता था। लेकिन इन सब के बावजूद भी यूरोप का भारत से व्यापार चल ही रहा था, चाहे महंगा हो चाहे किसी वजह से वो चल रहा था। फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना होती है जिसने भारत के व्यापार और इतिहास को, भारत के इतिहास को, यूरोप के और पूरी दुनिया के इतिहास को एक तरीके से समझ लीजिए बदल के रख दिया था। उस घटना का नाम था कस्तुनतुनिया का पतन। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा यूरोप का इतिहास समझ लेते हैं। हुआ क्या था, यूरोप में प्राचीन काल में एक साम्राज्य की स्थापना हुई थी जिसका नाम था रोमन साम्राज्य। ये रोमन साम्राज्य 4वीं शताब्दी के आखिरी में, लगभग 395 AD में आके 2 भागों में टूट गया था। एक का नाम था पश्चिमी रोमन साम्राज्य, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ रोमन साम्राज्य। एक का नाम था पूर्वी पूर्वी रोमन साम्राज्य, ठीक है। इसकी जो राजधानी थी वो थी रोम, जो आज इटली में पड़ता है।
और इसकी राजधानी थी कस्तुनतुनिया, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहते हैं। और इसी साम्राज्य को बाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। बाइजेंटाइन साम्राज्य। तो ये तो अलग ही था। इसकी राजधानी जो कस्तुनतुनिया थी 1453 में, मैंने कई वीडियो में बताया होगा ऑटोमन साम्राज्य के बारे में। तुर्की के क्षेत्र में एक साम्राज्य हुआ करता जो बाद में, जिसकी स्थापना हुई थी लगभग 12वीं शताब्दी में, जो बाद में बहुत ही बड़ा और बहुत ही महान एम्पायर कहलाया, जिसका नाम था ऑटोमन साम्राज्य, और उस्मानी साम्राज्य भी कहते हैं उसको। उसने क्या किया, जो रोमन साम्राज्य था ये वैसे भी काफ़ी पुराना साम्राज्य था, ये अपने पतन की ओर वैसे ही जाता, काफ़ी कमज़ोर हो गया था। 1453 में कस्तुनतुनिया का जो इनकी राजधानी थी उस पर ऑटोमन तुर्क का जो राजा था, जिसका नाम था मेहमद सेकंड, इसने कस्तुनतुनिया पे हमला किया और रोम साम्राज्य को उखाड़ के फेंक दिया। और ये बहुत ही ताकतवर शासक था, इसको इसलिए मेहमद सेकंड और मेहमद कॉन्करर मतलब मेहमद विजेता के नाम से जाना जाता है। इसने रोमन साम्राज्य को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और कस्तुनतुनिया वाले क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। और जिस रास्ते से भारत का व्यापार होता था वो रास्ता ही बंद कर दिया पूरी तरीके से। और बंद क्या कर दिया, मतलब उस रास्ते पे इतना टैक्स लगा दिया कि एक तरीके से व्यापार करना नामुमकिन सा हो गया। आप एक बार मैप में देख लीजिए, रोमन साम्राज्य का जो मैप है उसमें देख लीजिए रोमन साम्राज्य कितना बड़ा था। ये जो आपको मैप में नज़र आ रहा है ये सारा रोमन साम्राज्य था, और जितना भी जगह से भारत का व्यापार होता था लगभग ये पूरा ख़त्म कर दिया था। तो यूरोपीय कंपनियों, और जब मतलब इन लोगों का जो वो ख़त्म हो गया, मतलब भारत का आने जाने का व्यापार का जो रास्ता था वो बंद हो गया, इसलिए यूरोपीय कंपनी जो भारत में, यूरोप के जो देश थे उन्होंने भारत आने के लिए नया रास्ता खोजना शुरू किया। तो भारत की यूरोपीय कंपनी जो भारत आई उनमें से सबसे पहले जो कारण था वो यही था, कस्तुनतुनिया का पतन। मैं अभी लास्ट में लिखवा दूंगा, तो आप इस पहला कारण जो आप लिखेंगे वो है कस्तुनतुनिया का पतन। तो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोपियों ने भारत आने के लिए नए नए रास्ते खोजना शुरू कर दिए, और मेनली जो पानी के रास्ते थे उसी में से कई यात्री निकले, और फाइनली जो वास्को डी गामा था वो इंडिया पहुंचा। तो वास्को डी गामा और अन्य जो यात्री थे वो कैसे पहुंचे, तो ये सबको मैं आपको लास्ट में मैप में दिखाऊंगा। अभी हम और कुछ कारणों को समझ लेते हैं। तो इसके अलावा जो दूसरा मेन कारण था यूरोपीय कंपनियों का मतलब भारत में आने का, उसका दूसरा कारण था यूरोप में पुनः जागरण। अब पुनः जागरण क्या होता है, मतलब एक तरीके से दोबारा जागना, दोबारा से उठना। तो हुआ क्या था, शुरू में जो दुनिया भर का जो समाज हुआ करता था वो मानव केंद्रित हुआ करता था, मतलब जितने भी कायदे कानून वगैरह बनाए जाते थे सब मानव को केंद्र में उसके ध्यान में रख के, जिससे मानव का भला हो, इसको ध्यान में रख के बनाए जाते थे। पर जब बाद में यूरोप में क्रिश्चियनिटी का विकास होने लगा तो उसके बाद केंद्र में मानव न होकर केंद्र में धर्म आ गया। और जब धर्म केंद्र में आ गया तो सारे तौर तरीके कानून जो थे वो धर्म को ध्यान में रख के बनाए जाने लगे, जिससे मानव का जो प्रभाव था वो तो कम हो गया, धर्म का प्रभाव बढ़ गया। और धर्म इतना रेग्रेसिव मोड में आ गया था कि 5वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक यूरोप में किसी भी चीज़ का विकास नहीं हुआ, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे फिलोसफी हो, लिटरेचर, किसी भी चीज़ का विकास नहीं हुआ। इसलिए 5वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक के इतिहास को, यूरोप का इतिहास को बोलते हैं डार्क एज ऑफ यूरोप, मतलब यूरोप में अंधकार युग। फिर 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, लोग थोड़ा सा समझदार होना शुरू हुए। जब उनको अरस्तु, सुकरात वगैरह के ग्रंथ मिलने शुरू हुए तब उन्होंने देखा कि यार हम तो बहुत ही समझदार, मतलब बुद्धि वाले लोग हुआ करते थे, ये हम कहाँ फंस गए। उसके बाद जो लोगों में जो मतलब विकास का एक जो लहर दौड़ गई यूरोप में, उसी को बोला जाता है पुनः जागरण, मतलब लोग दोबारा से फिर जाग गए। और उसके बाद कुछ टाइम बाद का जो एक पीरियड कहलाता है जिसको बोलते हैं प्रबोधन, एनलाइटमेंट, मतलब बुद्धि का विकास हो गया। एक तरीके से पहले सो रहते हैं फिर जागे, उसके बाद बुद्धि का विकास हुआ। इस टाइम में यूरोप में हर चीज़ का मतलब एक तरीके से विकास की लहर दौड़ पड़ी, हर चीज़ का, चाहे लिटरेचर वगैरह हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर चीज़ का खूब मतलब आविष्कार होने लगे, नई नई खोजें होने लगी, और कंपास वगैरह का भी आविष्कार हो गया, और नौसैनिक स्कूल खुलवाए गए, और कई व्यापारियों मतलब जितने भी जो नेविगेशन वाले सिस्टम थे इनमें भी काफ़ी क्षेत्र में काम हुआ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ, बहुत सारे चिंतक भी इसी काल में हुए। आपने सुना होगा गैलीलियो वगैरह हैं और कोपरनिकस, ये सब लोग थे। उसके बाद डार्विन वगैरह हुए, बाद में जो बोलते नहीं कि लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये सब जो विचारधाराएं, इन सब का प्रभाव भी यूरोप से ही शुरू हुआ था। बाद में फ्रांस वगैरह की क्रांति भी इसी टाइम में। जो सबसे ज़्यादा नेविगेशन में जो सबसे ज़्यादा रोल निभाया था उसमें स्पेन और पुर्तगाल के राजा, स्पेन के राजा का नाम था फर्डिनेंड, और पुर्तगाल के तो राजा का ही नाम था हेनरी द नेविगेटर। उसने नौसैनिक एक स्कूल वगैरह, मतलब जो नेविगेशन संबंधित जितने भी चीज़ें थी वो करवाई। इसी से जितने भी यात्री वगैरह हुआ करते थे वो नई नई खोजों के लिए समुद्री मार्ग से निकलने लगे। और जब इसी वजह से जब ये लोग निकलने लगे तो उसमें से भारत भी था, तो भारत में भी वास्को डी गामा खोज हुई। तो दूसरा जो बड़ा कारण था वो था यूरोप में पुनः जागरण।
जिससे भारत की और लोग, जितने लोगों के अंदर मतलब बुद्धि का विकास हुआ और लोगों में समझदारी आई, और इसी वजह से कई लोग नए रास्ते खोजने के लिए भारत की तरफ भी आए। और आपने सुना होगा कोलंबस, वो भारत खोजने तो भारत निकला था लेकिन वो पहुंच गया था अमेरिका। ये एक मेन कारण हो गया। इसके अलावा एक और मेन कारण था जो था यूरोप में सामंतवाद का वधन और वाणिज्यवाद का उदय। अब सामंतवाद क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं दिखाता हूँ इसको थोड़ा सा मिटा के। यूरोप का जो सामाजिक स्ट्रक्चर था वो एक तरीके से पिरामिड नुमा था, इस टाइप का, जिसमें सबसे ऊपर हुआ करता था किंग, मैं के लिख दे रहा हूँ। इसके नीचे हुआ करते थे सामंत, फ्यूडल जिनको बोलते थे फ्यूडल, या मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ एफ, फ्यूडल, सामंत। और इसके नीचे हुआ करता था जो सबसे बड़ा वर्ग था जिसको बोलते थे फार्मर, या फिर मजदूर वगैरह होते हैं, जो मजदूर हिंदी में इंग्लिश में ही लिख देता हूँ मैं, मजदूर। और तीसरा होता था स्लेव, गुलाम वगैरह जिनको, या दास बोला जाता है। इस तरह से स्ट्रक्चर जो था यूरोप का सामाजिक स्ट्रक्चर वो इस तरह से हुआ करता था, जिसमें ये जो सामंत थे इनके पास बहुत मतलब राजा तो सबसे ज़्यादा ताकतवर था ही, पर इन लोगों के पास भी बहुत शक्तियाँ हुआ करती थी। राजा कहता है एक तरीके से इनको आप समझ सकते हैं, जो सामंत होते थे एक तरीके से जमींदार और जागीरदार वगैरह हुआ करते थे। जो इन लोगों को, ये तो स्लेव ही थे, ये तो इन लोग के गुलामी थे, इन लोगों से बहुत ही मतलब गुलाम की तरह इन लोगों से पेश आया जाता था और इनको बहुत शोषण किया जाता था। और इनमें सामंत में भी कई कैटेगरी थी, कुछ छोटे सामंत करते थे, कुछ बड़े, जैसे कुछ ड्यूक हो गए, नाइट वगैरह। तो राजा क्या करता था, इन लोगों को ज़मीन देता था और ज़मीन दे दिया करता था, और ज़मीन पे ये लोग खेती वगैरह करवाया करते थे और टैक्स लिया करते थे। इन लोगों का काफ़ी शोषण किया करते थे। शुरुआत में सब ये लोग खेती वगैरह करते थे, उनको कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जैसे जैसे यूरोप में यही जो पुनर्जागरण हुआ, इससे लोगों में दिमाग आने लगा और खेती वगैरह छोड़ के लोग व्यापार करने लगे, मतलब व्यापार की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे, क्योंकि खेती वगैरह से इनको क्या होता था, ज़मीनों पे सब तो टैक्स के रूप में चला जाता था। तो सामंतवाद का तो, क्योंकि ये लोग खेती पे ही ज़्यादा डिपेंड है, इन लोगों को खेती से ही कर मिलता था, वो तो खत्म हुआ, लोग व्यापार की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे, इसलिए सामंतवाद का तो पतन होने लगा और वाणिज्यवाद, कमर्शियलिज्म, उसका विकास होने लगा। जिस वजह से क्या हुआ कि जब लोगों को यूरोपीय मार्ग तो बंद ही हो गया था, जो पहले मतलब यूरोप का जो भारत से पहले का व्यापार हुआ करता था, ज़मीन रास्ते, वो तो बंद ही हो गया था। तो लोगों ने अलग अलग देशों के लिए जाने के लिए और नए रास्ते खोजने शुरू कर दिए। तो सामंतवाद का पतन और वाणिज्यवाद का उदय भी भारत के यूरोपीय कंपनियों के आगमन का बहुत बड़ा कारण था। ये तीसरा कारण हो गया। इसके अलावा एक चौथा जो कारण था वो था जो पूर्वी यूरोप के देश थे, पूर्वी यूरोप के देशों का पश्चिमी यूरोप के देशों की तुलना में ज़्यादा संपन्न होना। होता क्या था, जब मैंने बताया भारत का जो व्यापार था वो कस्तुनतुनिया और जो पानी के रास्ते थे, रास्ते से होता हुआ, भूमध्य सागर वगैरह से होता हुआ, रोम से होता हुआ अलग ही जो पश्चिमी यूरोप के देश थे उनमें जाया करता था। तो पश्चिमी यूरोप के देश को तो खूब टैक्स मिलता था, वो अपनी चीज़ें पूर्वी यूरोप के देशों में महंगी बेचते थे, इसलिए पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो तो संपन्न हो रहे थे। इटली वगैरह, वेनिस जो इटली का एक नगर है, ये काफ़ी मतलब फलता फूलता नगर था, बहुत विकसित हो गया था ये। इससे जो पश्चिमी यूरोप के देश थे वो काफ़ी जलते थे, जैसे स्पेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस वगैरह थे, ये सब जो देश थे वो इटली से काफ़ी जलते थे, क्योंकि इटली से ही होता हुआ सामान इन सब देशों में जाया करता था और इटली खूब टैक्स लेता था इन सब से और अपनी चीज़ें भी महंगे बेचता था। तो इन लोगों ने क्या किया कि इतनी जगह से होता हुआ सामान जाता, हर जगह हमें कर देना पड़ता, हमें चीज़ें महंगी मिलने लगती। इन लोगों ने वही बात कि नए रास्ते खोजने शुरू कर दिए। ये भी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आने का एक बहुत बड़ा कारण था। इसके अलावा एक कारण और क्या था, यूरोप का जो समाज था वो मतलब विलासितापूर्ण हो गया था। वहाँ पर मतलब विलासिता की वगैरह लग्जरियस चीज़ें थी, उनकी बहुत मांग थी। भारत में ये सब चीज़ें जो थी वो मिलती थी, और ख़ासकर सबसे ज़्यादा थे मसाले, क्योंकि यूरोप में मीट वगैरह का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। और जो भारत में मसाले हुआ करते थे वहाँ पर रोस्ट वगैरह और फ्राई वगैरह करके जो मसाले थे, चिकन वगैरह उन पर लगा के खाया करते थे। तो भारतीय वस्तुओं की यूरोप में बहुत ज़्यादा मांग थी। ये भी यूरोपीय कंपनियों के भारत में आने का कारण था, क्योंकि वही बात है कि मेन व्यापार जो रास्ता था वो तो बंद हो गया था। तो भारतीय वस्तुओं की यूरोप में मांग, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। इसके अलावा और क्या था, भारत की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन मतलब भौगोलिक स्थिति थी वो भी ऐसी जगह पे थी कि एक तरीके से वो उनके लिए रेस्ट पॉइंट बन जाता था, क्योंकि जब ये लोग भारत में व्यापार करने आया करते थे, यूरोपीय लोग और जो भी लोग थे, वो जो साउथ ईस्ट एशिया है, जैसे कि मगर इंडोनेशिया वगैरह का जो क्षेत्र है और जो साउथ ईस्ट एशिया के देश है, वहाँ से भी ये लोग कुछ सामान लिए जाया करते, तो भारत से होते हुए फिर ये अपने देश जाया करते। तो भारत की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन मतलब भौगोलिक स्थिति थी वो बिल्कुल बीच में पड़ती थी, जिस तरीके से भारत एक तरीके से बोल सकते हैं कमर्शियल हब था सारी दुनिया के लिए। ये थी क्योंकि उस टाइम अमेरिका की खोज तो खैर बाद में हुई थी। इसके अलावा और क्या कारण था, चीन की नौसैनिक असक्रियता। क्या हुआ था, 15वीं शताब्दी में चीन में एक डायनेस्टी हुआ करती थी जिसका नाम था मिंग डायनेस्टी। उसका एक शासक था झेंग हे, जिसे कोलंबस, चीन का कोलंबस भी कहा जाता।
उसने क्या किया था, अरब रीजन में काफ़ी जितने भी नौसैनिक अभियान थे काफ़ी किए थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसने क्या किया था, अपने नौसैनिक अभियान बंद कर दिए थे। उस क्षेत्र में अरबों से ये लोहा लेता था, क्योंकि मैंने बताया था अरब सागर वाला जो क्षेत्र है उस टाइम अरबियों का उस पर नियंत्रण काफ़ी था, लेकिन अरबियों का नियंत्रण काफ़ी टाइम से होने से वो भी कमज़ोर हो गए थे। तो यूरोपीय कंपनियों के जब पुर्तगाली, डच वगैरह ये लोग जब इंडिया की तरफ आते हैं, तो इन लोगों ने अरबों को तो हरा दिया, पर अगर चीनी जो नौसैनिक थे, चीन की जो नौसेना थी, अगर वो पीछे नहीं हटी होती तो यूरोप में जो यूरोपियन कंपनी थी उन्हें भारत आने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन चीन ने जो था अपने नौसैनिक अभियान बंद कर दिया, अरब सागर ने उसने ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए भी यूरोपियन कंपनी जो थी वो आसानी से भारत में आ पाई, उन्हें किसी भी मतलब प्रॉब्लम या किसी भी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा। क्योंकि अगर चीन जो थे वो अरब सागर में एक्टिव होता तो यूरोपीय कंपनियों से उनकी टकराहट होती, उनको भारत आने में प्रॉब्लम होती, पर चीन ने अपने पाँव पहले ही खींच लिए थे, इसलिए यूरोपीय कंपनियों का भारत में आना आसान हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जो भारत आ पाया। तो मैंने जितने भी कारण बताए थे ये सब बहुत मेन कारण है, मैं अभी लिखवा दूंगा। इन्हीं सब कारणों की वजह से सबसे पहले एक तो यूरोप से भारत की खोज करने के लिए कई व्यापारी वगैरह और कई लोग निकलते हैं। सबसे पहले 1486 में एक इंसान निकलता है जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। ये पुर्तगाल से चलता है और ये अफ्रीका के तट किनारे होता हुआ बिल्कुल अफ्रीका के लास्ट पॉइंट, बिल्कुल लास्ट बिंदु तक पहुंच जाता है, जिसको ये नाम देता है केप ऑफ गुड होप। वहाँ इसे काफ़ी तूफानों वगैरह का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से ये वहीं से वापस लौट जाता है और पुर्तगाल जाके वहाँ के लोगों को इसके बारे में बताता है कि इसके आगे भी रास्ता संभव है, लेकिन वहाँ पर बहुत तूफान होते हैं, इस वजह से वापस लौट जाता है। इसके बाद एक व्यापारी निकलता है 1492 में जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। ये भी इस पुर्तगाल से निकलता है और ये भारत की तरफ आने की जगह ये अटलांटिक महासागर में होता हुआ अमेरिका कैरेबियन आइलैंड, जिनको हम वेस्ट इंडीज़ के नाम से पहुंच जाते हैं, वहाँ पहुंच जाता है, जिसको ये इसीलिए उनको ये क्योंकि ये वेस्ट की तरफ चला गया था, ईस्ट की तरफ आने की वजह से, इसलिए ये उन आइलैंड को नाम देता है वेस्ट इंडीज़, मतलब पूर्वी इंडिया एक तरीके से। और फिर वहीं से ये अमेरिका की खोज भी करता है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के। ये भी इंडिया नहीं आ पाता, ये दोनों इंडिया नहीं आ पाते हैं। इनके बाद लगभग इसके लगभग कोलंबस के 6 साल बाद 1498 में एक व्यापारी जिसका नाम था वास्को डी गामा, वो पुर्तगाल से निकलता है और वो भी केप ऑफ गुड होता हुआ लगभग अफ्रीका के तट से होता हुआ अफ्रीका के लास्ट पॉइंट जिसका नाम था केप ऑफ गुड हो, वहाँ से होता हुआ वो पहुंचता है एक गुजराती व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल मजीद, उसकी सहायता से वो इसका पथ प्रदर्शक मतलब इसको रास्ता बताता है, क्योंकि इसको भी आगे का रास्ता मालूम नहीं था। तो एक गुजराती व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल मनीद या अब्दुल मजीद, वो वास्को डी गामा को रास्ता बताता है और वास्को डी गामा उसी के साथ होता हुआ भारत के कालीकट बंदरगाह का, जो आज मतलब केरल में कालीकट की कप्पक डाबू बंदरगाह पे पहुँचता है और भारत की खोज करता है। वहाँ का जो राजा था जमोरिन वो इसका स्वागत करता है। इस तरह से जो यूरोपीय कंपनी थी वो भारत आई। अब ये कैसा है, मैंने जितने भी कारण बताए इनको मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ बोर्ड पे, ताकि आप समझ लें और इसको देख लें किस तरीके से। ठीक है, तो मैं अब इनको एक बार बोर्ड पे लिख देता हूँ। तो मैंने समय बचाने के लिए ये सारे लिख दिए कारण, जो भी यूरोपीय कंपनियों के भारत में आने के कारण थे। तो सबसे पहला कारण है कस्तुनतुनिया का पतन। ये मैंने आपको बताया कि कैसे ऑटोमन साम्राज्य के महमद सेकंड ने कस्तुनतुनिया मतलब यूरोप साम्राज्य को हरा दिया था। तो पहला कारण तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यूरोप में पुनर्जागरण, ये भी मैंने बताया कि यूरोप का समाज किस तरह का था। तीसरा है सामंतवाद का पतन और वाणिज्यवाद का उदय। तो मैंने सामंतवाद को अभी जो पिरामिड स्ट्रक्चर बना के बताया था, यही सामंतवाद का पतन था। चौथा है पूर्वी यूरोप का पश्चिमी यूरोप की तुलना में ज़्यादा संपन्न होना। तो मैंने बताया था कि जितना भी यूरोप में व्यापार था वो सब इटली के थ्रू होता हुआ जाता था, तो जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो ज़्यादा ही संपन्न हो रहे थे। इससे पश्चिमी यूरोप के देश थे जो उनको चिढ़ने वगैरह लगे थे, जलन वगैरह होने लगी थी, वो लोग भी चाहते थे कि मतलब बिना हम किसी भी बीच में कर दिए डायरेक्ट लोगों से व्यापार करें, तो उन्होंने भी नए रास्ते इसी वजह से खोजना शुरू किया। एक है यूरोप मतलब पाँचवा है भारत में भारतीय वस्तुओं की मांग, मतलब यूरोप में भारतीय वस्तुओं की मांग। तो मैंने बताया कि चिकन वगैरह पे वहाँ का जो समाज था वो मतलब मीट वगैरह खाता था, वहाँ पर मसाले वगैरह और उसके साथ साथ नील कपास इन सब की ज़रूरत थी। तो यूरोप में भारतीय वस्तुओं की मांग बहुत ज़्यादा थी, ये भी एक कारण था। इसके अलावा था भारत की भौगोलिक स्थिति। मैंने बताया कि जहाँ भी व्यापार हुआ करता था दुनिया भर का, तो भारत एक तरीके से बीच में मौजूद था। मैप में आपने देखा ही होगा, मैंने दिखाया होगा। और आखिरी है चीन की नौसैनिक असक्रियता, क्योंकि मैंने बताया था कि जो अरब सागर वाला जो क्षेत्र था उसमें चीन ने काफ़ी नौसैनिक अभियान किए थे, पर बाद में उसने अपने अभियान बंद कर दिए थे, जिसका फ़ायदा यूरोपियन कंपनी को मिला था। उन्हें किसी भी चीज़ से प्रतिस्पर्धा मतलब प्रॉब्लम नहीं आई, डायरेक्ट वो भारत आ गए, किसी भी लोगों से लड़ना, अरब व्यापारियों से भले ही लड़ना पड़ा था, लेकिन वो उस टाइम तक कमज़ोर हो गए थे। चीन से उनका सामना हो सकता था, उनको थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम कर सकता था, लेकिन चीन ने अपने जो अभियान थे वो वापस ले लिए थे, इस वजह से इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मेनली ये 7 कारण थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत में यूरोपियन कंपनियों के आगमन के लिए। अब हम अगले उसमें एक एक कंपनियों को डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे आए। सबसे पहले पुर्तगाली। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती है वो मैं बता देता हूँ। मेनली 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला है कि कौन सा देश सबसे पहले भारत आया, एक। उसके बाद
किस देश की कंपनी कब स्थापित हुई, एक ही, और किस देश ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। इन तीनों में जो हम सबसे पहले समझते हैं वो है कौन सा देश जो है वो भारत पहले आया। तो सबसे पहले भारत आने वाले थे पुर्तगाली, नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 पर आए डच। उसके बाद नंबर 3 पर जो आए वो थे अंग्रेज़। उसके बाद नंबर 4 पर आए डेनिश। और नंबर 5 पर जो आए वो थे फ्रांस। और नंबर 6 पे जो आए वो थे स्वीडिश। ये था भारत कंपनियों का भारत में आने का क्रम। अगले वीडियो में हम पुर्तगाली कंपनी से शुरू करेंगे और सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।